मैंने जो कहा उसको मैंने पूरी तरह अमल किया कि जाति तोड़कर और बिना दहेज अपनी भी अपने बच्चों की भी शादियां की। गजब हो गया सर, एक ही परिवार में सिख भी, पंजाबी भी, ब्राह्मण भी और जाट भी। हाँ, है ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता सर हरियाणा में तो नहीं मिलेगा। अब कई लोग पूछते हैं जी कि मेरे बेटे ने पूछा, हमने अपने बेटे के नाम के पीछे कुछ नहीं लिखवा, अपूर्व सिंपल, और बेटी है सुकृति सिंपल, उसके पीछे जाति नहीं कुछ। जी बेटे ने पूछा कि अब मेरी जो संतान होगी उसका क्या लिखूं मैं? मैंने कहा उसका तो भारतीय लिख या इंसान लिख, क्योंकि अब ये कौन डिसाइड करेगा हमारी जाति क्या है। जी। और वास्तव में बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि बिना दहेज और जाति तोड़कर कट्टर ब्राह्मण परिवार में लड़के की शादी हमने की। जी दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है। मुझे नहीं लगता शायद हरियाणा या पूरे देश में कोई ऐसा परिवार मिलेगा जिसने जाति को इस तरह से तोड़ा हो। खुद की जाति अलग है, पत्नी की जाति अलग है, बेटे की जो शादी है उनकी जो बहू रानी है उनकी जाति अलग है, और जो दामाद हैं उनकी जाति अलग है। यानी कि परिवार में सभी जो शादियां हुई हैं वो इंटरकास्ट मैरिज हुई हैं। तो ये हरियाणा नहीं देश का इकलौता परिवार है। और जाति प्रथा के खिलाफ यह अभियान की शुरुआत की थी डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी ने। और आज इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो जाति प्रथा के खिलाफ एक मुहिम इन्होंने छेड़ी थी और अपने ही परिवार से खुद पे सबसे पहले लागू किया, किस तरह से इसके अच्छे अनुभव रहे और क्या ज़िंदगी में इसके कड़वे अनुभव भी इनको झेलने पड़े। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते जी। ये मैं जो अभी बता रहा था शायद इंडिया का ही ऐसा परिवार होगा कोई? नहीं, ऐसा तो मैं दावा नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं ये जो बाकी की बात आपने कही वो ठीक है कि मैंने खुद की भी जाति तोड़ी, अपने बच्चों की भी जाति तोड़ करके विवाह करवाया जी। और उसका एक ही मकसद था कि हम सब इंसान हैं जी। जातियों में तो स्वार्थवश बटे हुए हैं, पहले हम मानव हैं, इंसान है और इंसानियत हमारा धर्म है। ये सिद्ध करने के लिए काम किया और निश्चित रूप से खट्टे मीठे अनुभव तो जीवन का अंग है, वो तो हुए ही हुए इस दौरान में जी। और लव मैरिज कोई नहीं है। अच्छा। ना मेरी लव मैरिज है, ना मेरे बच्चों की लव मैरिज है जी। अरेंज्ड मैरिज हैं, इंटरकास्ट और अरेंज्ड मैरिज हैं जी। और आज के युग में ये एक बड़ी बात हो जाती है अरेंज मैरिज करना। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कब आपने ये अभियान की शुरुआत की थी? आर्य समाज से आप जुड़े रहे? हाँ, मैं 1978 से आर्य समाज से जुड़ा जी। उस समय स्वामी अग्निवेश हमारे पुंडरी से विधायक होते थे जी। और वो आर्य समाज के साथ ये मुहिम चला रहे थे, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये अभियान था। दहेज प्रथा के खिलाफ था, शराब के खिलाफ उन दिनों आर्य समाज बड़ा काम कर रहा था जी। तो वहाँ से जब हम डीएवी उसमें यूनिवर्सिटी में गया मैं एमए में जी, तो वहाँ पर जाके हमने ये अभियान छात्र रूप में चलाया। छात्रों को भी ये, लेकिन वो छात्रों की भी एक उम्र होती है उस समय जी। जवानी में तो सबको लगता था कि अगर ऐसा दाव लग जाए एक तरीके से ठीक है, क्योंकि सारे उस समय तो पढ़ते समय इतना जातियों का वो नहीं होता जी। लगता है कि कोई भी लड़की हो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें जो भी सुंदर हो ठीक है, हमारे लिए किसी भी जाति की हो जी। लेकिन जब वो अपने घर आता है तो अपने आप को एक समाज में फंसा हुआ मिलता है उसे कि मैं कहाँ हूँ, कुछ नहीं कर सकता अपनी इच्छा से। जैसे आपको मैं और अद्भुत उदाहरण दूँ, पाखंड के खिलाफ सारे बात करते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ सारे बात करते हैं जी। बड़े बड़े वैज्ञानिक, एक साइंस टीचर भी, प्रोफेसर भी, चाहे साइंस का यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हो, वो ये पढ़ाता है कि चांद एक ग्रह है
और उसके ऊपर हम रॉकेट भेज रहे हैं, वहाँ की मिट्टी लाएंगे, ये करेंगे, और उस तरह से उसका और कोई महत्व नहीं है। क्लास में वो ऐसा पढ़ाता है, लेकिन घर जाता है तो चांद को अर्घ्य देता है, पानी देता है। तो वो फिलोसफी जो उसकी वो क्लास तक सीमित है जी। घर आया, समाज में आया, तब उसको कोई पूछे ना कि जी आप क्लास में तो कुछ पढ़ा रहे थे, यहाँ कुछ और कर रहे हो जी। तो वो कहते वो बात अलग थी, ये बात अलग है। तो ठीक उसी तरह से जब नौजवान होता है, जवानी में तो अलग लगता है कि हाँ, लेकिन जब आता है तो अपने को एक शिकंजे में फंसा हुआ पाता है जी। उसके बाद मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में चला गया। वहाँ आचार्य देवव्रत जी प्रिंसिपल थे, मैं अधिष्ठाता था जी। और तब हमने वहाँ एक मुहिम शुरू की जी। गांव गांव जा करके स्वामी रुद्रवेश भजनोपदेशक होते थे, वो हमारे साथ थे। फिर हमने प्रचार यात्राओं का सिलसिला चलाया, गांव दर गांव घूम के। एक जलसे में स्वामी अग्निवेश ने ये आह्वान किया कि ऐसे कितने लोग हैं जो जाति तोड़कर बिना दहेज शादी करेंगे जी। तो उसमें 7-8 लोग खड़े हुए, उनमें एक मैं भी था। उन 7-8 लोगों की शादियां हो चुकी, जाति किसी ने नहीं तोड़ी उनमें से। दहेज की जहां तक बात है वो प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मैंने अक्षरश जो शपथ ली थी कि जाति तोड़कर बिना दहेज शादी करूंगा, वो मैंने पूरी की। हालांकि इसमें टाइम लगा जी। अच्छा, दर्शकों को बताना चाहोगे आपकी जाति और धर्मपत्नी की जाति क्या है? मैं एलुवालिया समाज से आता हूँ। वैसे फतेहपुर गांव है मेरा। कृषि का काम हमारा रहा है। घर में मेरे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे जी। मैं ही ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। तो उस समय एलुवालिया पंजाबी समाज में या बनिया समाज जी? सिख समाज से आते हैं वैसे। सिख समाज से। तो मेरी पत्नी जो है वो भाटिया समाज से आती है, पंजाबी जी। एक बार शुरुआत में हम परिचय देना भूल गए थे। डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी हैं, हरियाणा में आर्य समाज के ऊपर और डीएवी स्कूलों में बहुत बड़ा काम किया। डीएवी स्कूल जींद में लंबे समय प्रिंसिपल रहे और कई जगह रहे डीएवी स्कूलों में, पानीपत में भी रहे, और अभी हरियाणा साहित्य अकादमी के डायरेक्टर भी हैं जी सर। तो उसमें तब हमने ये संकल्प लिया जी। और हाँ, उसमें मैं आपको एक और बात बताऊंगा। मैंने ये संकल्प तो ले लिया कि जाति तोड़कर विवाह करूंगा, बिना दहेज करूंगा जी। ये बात कर रहा हूं मैं आपको 80 के दशक की, 80-82 की। लेकिन जब मैं ये बात करने लगा तो किसको कहूँ जा कर के, मेरा किसी से लव अफेयर तो था नहीं जी कि जी मेरी शादी कर दो। जब अगर कहीं भी बात भी किसी से चलाएं तो वो कहते भाई इसकी अपनी जाति में क्यों नहीं होती, और फिर ऊपर से मैं कहूँ जी मैं बिना दहेज करूँगा तो लोग कहते थे भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक तो अपनी जाति में नहीं इसकी हो रही और ऊपर से कहता कुछ लेऊंगा भी नहीं जी। तो इस तरह करते करते 8-9 साल निकल गए। मेरी 29 साल की उम्र में शादी हुई जी। और ये प्रभु कृपा रही कि मुझे अचानक से प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जो आर्य समाज के बड़े लब्ध प्रतिष्ठित लेखक हैं, क्रांतिकारी व्यक्ति रहे हैं जी। उनका प्रस्ताव मिला और उनकी बेटी जो एमए पास थी उस समय, बीएड की, आजकल प्रिंसिपल हैं वो, तो फिर हमारा रिश्ता हुआ जी। इस तरह से जाति तोड़ करके हमने, और ये जी निश्चित है। मैं आपको बताऊं कि जब मेरी बातचीत वैसे हो गई प्रोफेसर साहब से, मैंने उनको कहा कि मैं बात तो होगी मेरे माता पिता के थ्रू, तो मैं उन्हें अपने घर लेकर के गया। तो घर लेकर गया तो मेरे पिताजी खेती करने वाले आदमी थे, तो ये भी नहीं पता था कि क्या परिणाम निकलेगा। तो मैंने उनको बता दिया था जी आप प्रोफेसर हैं और बड़े इज्जतदार आदमी हैं, लेकिन मेरे पिता कोई प्रोफेसर नहीं है, वो किसान आदमी है, पहले तो गालियां देगा जी और फिर पता नहीं मेरे कोई कूट दे तो मैं आपकी क्या रक्षा करूंगा, इसलिए आप अपनी इज्जत के खुद जिम्मेदार हैं जी। अगर ये हिम्मत हो तो मेरे साथ चलो जी। तो वो बोले नहीं ठीक है, मैं तो जी परमात्मा की प्रेरणा से आया हूँ तो चलो चलो। मैंने कहा दैव योग से मेरे पिता ने कुछ नहीं कहा और बातचीत स्वीकार हो गई जी, चल पड़ा। और तो 2 बातें मैं बताना चाहूँगा उस समय। तो हमारे
जो ससुर साहब हैं, प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा कि जी आपकी हम रिश्ता कर लेते हैं, तो आप बताओ कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने परिवार को बुला लेता हूँ। कि बुलाओ जी। कि मेरे परिवार के 100 के करीब लोग होंगे। बोले बुला लो जी, सबको बुला लो जी। बोले बुला तो ले, सबकी मिलनी करनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे सबको। कि हाँ जी, कितने कितने देने हैं। कि मेरा चाचा है 500 रुपये उसको देने हैं, चाची है, ताई है, उनको सबके गिनवाए, और फिर हमें भी कुछ देना, और फिर ये लड़का तो आप ही का हो गया, तो इसको भी कुछ ना कुछ देना। तो वो कहने लगे मैं इतने पैसे तो नहीं लेके आया। तो बोले, फिर मेरे पिता ने हरियाणवी में ही कहा, फिर दार लेना रोड़ा कर रहा है जब तेरे पास पैसे ही नहीं। बोला 1 रुपया है जी। बोला हाँ है। बोला वो 1 रुपया दे दे जी। और दहेज तो बोला ये कहता है मैंने लेना नहीं, तू इस लड़के को ही ले जा और बहू दे के भेज देना घर, कुछ नहीं चाहिए हमें जी। लेकिन उसके बाद भी फिर वो पता नहीं क्या हुआ, वो डायरी लेके बैठे और कहने लगे मेरे पिता को, आपकी क्या मांग है जी, बताओ कोई मांग हो तो मेरा पिता कहने लगे यार तेरे पास मिलने के पैसे तो है नहीं, तो मांग पूरी करेगा जी। बोले तेरे पास कुछ नहीं है, तू अपना लड़की दे और कुछ नहीं जी। तो ये बिल्कुल 1 पैसे का भी कोई आदान प्रदान, क्या मैं तो कहता हूँ तिलक भी नहीं हुआ। कुछ साल पहले की बात है जी, 4-5 साल पहले की, हमारे डीएवी के प्रधान को बुलाया आर्य समाज प्रधाना मोहल्ला रोहतक में, वहाँ आर्य समाज का जलसा था। उसी आर्य समाज प्रधाना मोहल्ला में 30 साल पहले मेरा विवाह हुआ था वहीं पर। वो एक अलग सीन है, विवाह में बहुत सारे सीन क्रिएट हुए थे। तो वहाँ पर उसमें मैं जब गया तो मेरे प्रधान ने कहा कि भाई मैं तो जा नहीं पा रहा, आप चले जाओ वहाँ। तो हमारे डीएवी के कई अधिकारी भी वहाँ आए थे, तो 2-2 मिनट का बोलने का टाइम सबको मिला। मुझे भी कहा, तो मैंने कहा मेरे को तो वो सारी बातें याद आ रही हैं उस समय की जब मेरी शादी इसी समाज में हुई थी जी। इसलिए मैं वो वर्णन करूँगा। तो मैंने कहा 2 मिनट का फार्मूला मेरे ऊपर लागू नहीं होता। और वो मैंने कहा कि जी मैंने इसी समाज में बिना दहेज जाति तोड़कर शादी की थी आज से 30 साल पहले जी। और मैंने तो वैसे कहा था दहेज नहीं लेता, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि 1 रुपया भी नहीं लूँगा जी। तो मुझे मेरे ससुराल वालों ने अक्सरस उस बात का पालन किया और आज तक 1 रुपये का तिलक तक नहीं किया 30 साल हो गए जी। तो मेरी ये बात सुनकर वहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हो गई, बोले जी सारे 100 रुपये हाथ में ले लो, पहले तो इसको आज तिलक करो, नहीं रोहतक के नाम ये सदा उलाना रहेगा कि 1 रुपये का तिलक भी नहीं किया इसको। बिल्कुल जी। तो ये तो अभी की बात है 4 साल पुरानी। ठीक है। तो आगे फिर बच्चों का कैसे आपने किया, बेटी का अलग? फिर जब मेरा रिश्ता हो गया ना तो वो चले गए जी। मेरे पिता ने कहा कि कौन लोग थे, तो मैंने कहा जी प्रोफेसर हैं कॉलेज में। कि वैसे कौन थे? मैं वैसे आर्य समाजी हैं। बोले नहीं, कोई जाति से कौन थे ये जी। तो मैंने जाति तो मैंने भी नहीं पूछी उनकी क्या जाति है। तो मतलब शादी के टाइम तक जी हमें ये नहीं पता, रोहतक में मैरिज हुई तो यही वहम था कि जाट परिवार में शादी हो रही है जी। बाद में पता लगा कि पंजाबी परिवार है जी। तो हमारी शादी इस तरह से हुई जी। आप वो फेरे वाले भी बता रहे थे, किसने करवाए थे? हाँ, जाति प्रथा पर कुठाराघात करने के लिए एक कदम मैंने और उठाया था कि मैंने अपना जो विवाह संस्कार है, जो फेरे हैं, वो पुरुष पंडित से नहीं करवाने। मतलब ना तो जाति से ब्राह्मण होना चाहिए, ना वो पुरुष होना चाहिए जी। महिला होनी चाहिए और वो ब्राह्मण ना हो जी। ये मेरे मन में एक विचार आया कि ये भी मैं काम अपनी शादी में करूं। ये बड़ा मुश्किल काम था जी। तो इसके लिए मैंने कन्या गुरुकुल खरल की जो प्रिंसिपल हैं थी उस समय जी, दर्शनाचार्य जी, आज भी हैं वो, तो बहन दर्शना जी से मैंने संपर्क किया
वो जाति से जाट हैं और विदुषी हैं। वैसे पीएचडी उन्होंने कर रखी थी संस्कृत में, और मैंने उनसे ये बात कही कि मैं अपने फेरे आपसे करवाना चाहता हूँ। वो भी नौजवान थी, कोई बुजुर्ग महिला नहीं थी। तो उन्हें बड़ा अटपटा लगा सुन के कि तो बात किसी ने आज तक करी नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे करवाऊंगा। और मैंने उन्हें बड़ा भाषण दिया जी, लक्ष्मीबाई और दुर्गा के वो नारे लगा करके उन्हें तैयार किया। वो तैयार हो गई। वो तैयार होके रोहतक चली गई, जहाँ हमारा आर्य समाज में विवाह संस्कार होना था। तो एक आचार्य जी थे, तो वो प्रोफेसर थे यहाँ नरवाना गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वो जाति से तो हरिजन थे, लेकिन विद्वान थे। तो वहाँ हरिजन शब्द बैन है संविधान, उसे बोल नहीं सकते, उसके आप एससी समाज से बोल दो। हाँ, तो एससी समाज से थे वो, लेकिन विद्वान थे। तो उन्होंने वहाँ वो उपस्थित थे। तो मैंने देखा वो भी उपस्थित हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये जो दलित की बात करते हैं, अगर मैं किसी दलित से फेरे करवाऊं तो ये शायद और बढ़िया बात होगी। तो ये मैंने वहीं कल्पना की और उनसे प्रार्थना करी। दर्शना मैडम से नहीं, उनसे प्रोफेसर साहब से जो दलित समाज से आते थे। तो उन्होंने, सुदर्शन देव आचार्य उनका नाम था। तो उन्होंने उनको मैंने कहा, तो जो और आस पड़ोस के लोग थे वो कहते पहले ही तूने बड़ी आग लगा रखी है, ये कौन सा रट लगाई जी। और इस पर इतना हंगामा हुआ कि जो एक दो लोग कहने लगे नहीं जी ये आर्य समाज है। तो मेरे पिता ने चैलेंज करके कहा, मुझे बताओ कौन से आर्य समाजी ने किसी दलित पंडित से फेरे करवाए हैं जी, वो बताओ। लेकिन ऐसा कोई नहीं था, मेरी जिद थी कि मैंने अपने जो विवाह संस्कार था वो दलित विद्वान आचार्य से करवाया, इसलिए कि लोगों को पता लगे कि ये खाली जो लोग कहते हैं ना पंडित जी करवाएंगे बड़ी पवित्रता आएगी, हमारे में भी उतनी पवित्रता है जितनी दूसरे लोगों में होती। तो ये भी कोई बंधी हुई बात नहीं है कि जी यही जाति के लोग फेरे करवाएंगे। तो मैंने अपने फेरे भी दलित समाज के प्रोफेसर विद्वान आचार्य से करवाए। और आपकी बेटी की शादी और बेटे की शादी में फेरे किसने किए? वो भी ब्राह्मण नहीं थे। अच्छा, दोनों में? हाँ, दोनों में वो ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि इसमें मैंने ये था कि मैंने जो मंत्र हैं संस्कृत के मंत्र, उन्हें संगीतबद्ध करना है हिंदी में। वो मैंने ही खुद लिखे सारे, हिंदी काव्य में रचना उनकी की। तो दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय के जो आचार्य जी हैं प्रमोद योगार्थी, उनसे फेरे मैंने करवाए थे। तो दोनों में वही थे। बेटे की शादी में, बेटी की में? बेटे की में भी वही थे, बेटी वाली में भी वही थे। तो बेटी तो आपकी बहू रानी तो ब्राह्मण परिवार से थी, उनकी तरफ से नहीं हुआ कुछ भी, ब्राह्मण से फेरे होने चाहिए? न, उन्होंने कहा ठीक है जी आप जो कर रहे हैं करो, जिस तरह भी करना है करो। तो उन्होंने, वो तो सारे ही ब्राह्मण थे जी जी जी, सारे ही विद्वान थे। और ये सवाल उठा भी नहीं कि कौन यहाँ ब्राह्मण है और कौन क्या है, एक ऐसा वातावरण था उसमें जी। तो एक तो मैं भी विद्यार्थी लगाता हूँ, बहुत सारे लोग तो मुझे भी ब्राह्मण ही मानते हैं और कई लोग तो कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि कर्म से जी व्यक्ति की जाति निर्धारित कर सकते हैं आप। तो कर्म से तो मैं ब्राह्मण हूँ, पढ़ना पढ़ाना ब्राह्मणों का काम है। तो मेरे से बढ़िया ब्राह्मण और कौन होगा। पीएचडी हूँ, डीलिट हूँ हैं, तो और क्या ब्राह्मण काम करते हैं, यही काम मैं कर रहा हूँ। डीलिट तो हरियाणा में गिने चुने मिलेंगे। हाँ, गिने चुने लोग होंगे जी जी। तो आमतौर पर पीएचडी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, डीलिट बड़े कम मिलेंगे। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है जी। उसके बाद में फिर आपने पूछा जैसे कि बच्चों की शादी के बारे में जी। तो बेटे की शादी है और बेटे की शादी, बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया रहता है जी पिछले 18 साल से।
उसके मन में ये था कि जी मैंने इंडियन लड़की से शादी करनी है। अफेयर उसका भी कोई नहीं था जी। मैंने उसको कहा भाई तू ऑस्ट्रेलिया में देख ले कोई, लेकिन उसको बड़ा भारतीय है, आर्य समाजी है, और कहने लगा जी कि शादी तो मैं इंडियन लड़की से ही करूँगा। तो अब इंडिया में लड़की ढूंढनी थी, तो ढूंढते तो उसमें फिर ये भूत मेरे सवार हो गया कि जी जाति तोड़ करके करें, जाति तोड़ कर करें। ये तो ठीक है, लोग कहते हैं जी रिश्ते ऊपर बनते हैं, यहाँ नहीं बनते। परमात्मा की व्यवस्था एक अलग व्यवस्था है, लेकिन कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, कुछ की नहीं होती। मेरी भौतिक इच्छा तो इतनी पूरी नहीं हुई, लेकिन ये वाली इच्छाएं जरूर पूरी हुई। तो दैव योग से फिर हमें एक ब्राह्मण परिवार जो कैथल में रहता है, उनकी लड़की एमटेक है, और ये भी संयोग है कि उनकी 3 लड़कियां हैं। तीनों लड़कियों में से किसी ने मैरिज नहीं की, वो बड़ी बड़ी कंपनी में लगी हुई है। ये लड़की एमटेक थी, इससे हमारा किसी ने बताया तो संपर्क हुआ, और अब इसमें भी बड़ा मुश्किल था कि कट्टर ब्राह्मण परिवार और गांव का परिवार है, शहर का भी नहीं है। उनका गांव रसीना है, लड़की के पिता रसीना के रहने वाले, और माँ उनकी बरसाना गांव की रहने वाली। जींद में है जो नहीं, पुंडरी के पास, बरसाना पुंडरी के पास है जी। तो वहाँ के हैं वो। कैथल में मकान जैसे लोग आजकल बना लेते हैं, पड़ोस के शहर में बनाया हुआ जी। ये संयोग था, संयोग सिरे चढ़ा, और उसमें भी हमने यही पालन किया कि आप अपनी लड़की ले आएं, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है जी। तो यहीं जींद में हमने शादी की, और बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि बिना दहेज और जाति तोड़कर कट्टर ब्राह्मण परिवार में लड़के की शादी हमने की जी। अच्छा, आप लड़के की भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर लड़की की, लड़की में आपके हाथ में कुछ नहीं होता जी, पता नहीं कहाँ जाएगी लड़की, तो क्या करें क्या नहीं करें, तो ये भी बड़ा विषय रहा। तो लेकिन इसमें भी परमात्मा ने सहायता की जी। कि हिसार के डांडा परिवार में हमारी शादी हुई। वो डॉक्टर हैं, और उनका बेटा जो हमारा दामाद है वो वकील है। तो वो उस परिवार में हमारी बेटी की शादी हुई जी। बेटी भी हाईली एजुकेटेड है, बेटा भी, बेटा आजकल भी ऑस्ट्रेलिया में है, उसकी पत्नी भी वहाँ पर है, दोनों जॉब करते हैं, नागरिक हैं वहाँ के जी। तो इस प्रकार से मैंने जो कहा उसको मैंने पूरी तरह अमल किया कि जाति तोड़कर और बिना दहेज अपनी भी अपने बच्चों की भी शादियाँ की। गजब हो गया सर, एक ही परिवार में सिख भी, पंजाबी भी, ब्राह्मण भी और जाट भी। हाँ, बिल्कुल, ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता सर हरियाणा में तो नहीं मिलेगा। अब कई लोग पूछते हैं जी कि मेरे बेटे ने पूछा, हमने अपने बेटे के नाम के पीछे कुछ नहीं लिखवा, अपूर्व सिंपल, और बेटी है सुकृति सिंपल, उसके पीछे जाति नहीं कुछ जी। बेटे ने पूछा कि अब मेरी जो संतान होगी उसका क्या लिखूं मैं मैंने उसका तो भारतीय लिख या इंसान लिख, क्योंकि अब ये कौन डिसाइड करेगा हमारी जाति क्या है जी, जी, जी। और वास्तव में परमात्मा ने सबको इंसान बनाया। देखो, अगर जातियों में परमात्मा ने बांटना होता, जाटों की अलग पहचान कर देता, बिल्कुल, जब मोर को पंख लगा सकता है इतने सुंदर जी। तो जाट को भी कुछ और अलग से लगा देता, ब्राह्मणों को कुछ और अलग से कर देता। यहाँ इतने तरह की चीजें हैं, तो परमात्मा के लिए एक क्लास में बच्चे बैठे हों, आप बता नहीं सकते कौन किस जाति का, बिल्कुल, वो सब इंसान है, मानव के बच्चे हैं। और हमें, मैं ये कहना चाहूँगा कि युवक, मुझे समस्या आई, 7-8 साल निकल गए मेरे, लेकिन आज तो युग बदल गया जी। लेकिन मैं आज भी ये मानता हूँ, देखता हूँ मैं कि जो लव मैरिज तो कर जाते हैं वो तो जाति तोड़ दें जी। माँ बाप का जहाँ तक संबंध है ना, चाहे कितने पढ़े लिखे हैं जी, वो स्वेच्छा से आज भी जाति तोड़ने को तैयार नहीं है। बेटे बेटी के सामने मजबूरी में तो तैयार हों जी, क्योंकि एक आध बार मुझे भी ऐसा मौका मिला, मैं क्योंकि स्टेज का आदमी हूँ, कई बार भाषण देना भी पड़ता है आर्य समाज के जलसों में या और इधर उधर सभा सोसाइटियों में भी जाता हूँ,
कि एक बार मैंने ऐसे ही बोल दिया कहीं, तो लोग बोले जी ये दोबारा मत बोलना, आप इस तरह से किसी जाति के तोड़ के आपकी बहू जो है इस समाज से संबंधित है जी। तो जातियों में लोग आज भी उसी तरह बटे हुए हैं। तो ऐसे कड़वे अनुभव भी कई बार हो जाते हैं जी। ये केवल अभी तक किताबी बातें हैं, सामाजिक तौर पर। बिल्कुल। आज अगर टिकट भी मिलता है तो जाति के आधार पर मिलता है जी। योग्यता के आधार पर कोई टिकट नहीं देता जी ये आदमी बड़ा योग्य है इसे टिकट दें जी। और एक जाति प्रेम लोगों के मन में स्वतः ही पैदा हो जाता है। अगर दो आदमी कहीं लड़ रहे हों और अननोन की भीड़ खड़ी हो, एक को पता लगे जी ये जाट है और ये ब्राह्मण है, तो जो जाट खड़े देख रहे होंगे उनमें अपने जाट के कैंडिडेट के प्रति प्रेम आएगा, ब्राह्मण में ब्राह्मण के प्रति प्रेम आएगा। तो जब सारे जाट और ब्राह्मण नाई धोबी तेली बन जाएंगे तो भारतीय कौन होगा इस देश में। तो आज हमें जरूरत इस बात की है, पहले तो हम भारतीय बने और उसके बाद जो हमारा वासुदैव कुटुंबकम सारा विश्व ही एक परिवार है। जब परिवार है तो हम सब मानव हैं, मानव की संतान है, मानव बने। तो कैसे ये हो सकता है सर, ये संभव है? आज तक शिक्षा का प्रचार प्रसार भी इतना हो गया, अब तक नहीं हो पाया, कैसे होगा फिर ये? देखो विदेशों में तो है, हाँ, लेकिन ये बात है मुश्किल। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से चल रही है व्यवस्था, आने वाली आज क्या है कि जीवन मूल्य काफ़ी हद तक बदल गए हैं। एक संभावना मैं देखता हूँ, आज माता पिता अपनी संतान के सामने कमज़ोर हैं जी। ये तो सदा से कहा गया कि माता पिता अगर हारते किसी से हैं तो संतान से हारते हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक माता पिता फाइनल अथॉरिटी होते थे, उन्हें वीटो पावर थी। आज बच्चे को वीटो पावर है जी। माता पिता बस एक तरफ खड़े होते हैं, विवाह हो, इसका इलाज तो यही है कि जाति तोड़कर विवाह किए जाएं और दूसरा कोई इलाज नहीं है इसका, क्योंकि जाति तोड़कर जब विवाह होंगे उनसे जो संतान पैदा होगी वो सही संतान होगी, मतलब उसे हम इंसान कह सकते हैं, तो उस पर जाति का लेबल नहीं लग सकता जी। तो इसी तरह से हम जाति तोड़कर विवाह करें और उसमें यही है कि जब युवक युवती दृढ़ता के साथ फैसला कर लेंगे जी, चाहे वो लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, मैं तो ये भी नहीं कहता, बल्कि अगर लव मैरिज से जाति टूटती है तो कर लेनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है जी। क्योंकि ये एक मार्ग ऐसा है जो इंसानियत की ओर ले जाएगा। जातियों वाले भी इंसान होते हैं, ऐसी बात तो नहीं है जी। लेकिन जाति के आधार पर कड़वाहट पैदा करना अपने आप में एक गुनाह का काम है। तो मैं समझता हूँ माता पिता से प्रबल जब युवक युवतियों की इच्छा मजबूत होगी तो अपने आप जाति तोड़कर विवाह करेंगे और उससे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह की बात भी करते हैं कि अपनी जाति से दूसरी जाति में विवाद करेंगे तो उस जाति के जो गुण हैं खुद की जाति के वो खत्म होते चले जाएंगे, ऐसे भी लोग कहते हैं। देखो जातियों के हमारी जो व्यवस्था रही है वर्ण व्यवस्था रही जी, जो कर्म के आधार पर बनी थी और कर्म के आधार पर उस समय भी हम ये पाते हैं ऋषियों में भी जो ऋषि बने, अब वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी, ये तो परंपरागत रूप से देखें तो ब्राह्मणों का काम था, लेकिन रामायण लिख दी। ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं जिन्होंने अलग अलग जातियों में जा कर के चाहे वो काम किया उस वर्ण के अंदर जा कर के, लेकिन वो महान सिद्ध हुए। और आज भी आप ये नहीं कह सकते कि फलां जाति में पैदा होने वाला नकारा है। आप जिसे निम्न जाति कहते हैं, आप देख लें, अगर आप चाहे गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे देख लें, वो कौन थे, ऊंची जाति के उनमें कितने लोग थे जी। आप शिवाजी के सैनिकों में देख लें कौन लोग थे। श्री रामचंद्र जी को अगर कोई पार लेकर के गया, नदी पार करवाई, तो वो कौन लोग थे जी। तो ये गुण किसी एक क्या अधिकार क्षेत्र नहीं है कि इस जाति का अधिकार क्षेत्र है, तो ये तो इंसानियत के गुण हैं, सब जातियों में पाए जाते हैं। हाँ, किसी जाति विशेष में के साधन ज़्यादा, एक्सपोजर ज़्यादा मिल गया, वो अलग बात है जी। किसी को नहीं मिला, योग्य होते हुए भी पिछड़ गया, ये अलग बात है जी। लेकिन योग्यता किसी की
गुलाम नहीं है कि आप थाती नहीं है कि उसे पकड़ के रखे। योग्यता सब जगह बराबर पाई जाती है। बिल्कुल। और मुझे करीब आज से 15-16 साल पहले चौधरी चांदराम मिले, हरियाणा के 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, बड़े दलित नेता थे। उन्होंने मेरे को अखबार दिखाया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी को उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, वो अखबार में छापी कि देश में ऐसे सिस्टम बनाया जाए कि जो लोग इंटरकास्ट मैरिज करेंगे सिर्फ उनको ही सरकारी नौकरियां दी जाए, तभी ये जो देश में जो जातीय प्रथा है उसमें जो दलितों में जो अछूत का था, और वो बड़े दलित नेता थे, उन्हें ये तभी खत्म हो सकता है। वो पूरा सिस्टम क्या, हालांकि ये संभव नहीं था। हाँ, संभव तो नहीं था, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि जो अंतर जातीय विवाह करते हैं लोग, चाहे वो लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, उनको जरूर कहीं ना कहीं वरीयता दी जाए। उन समाज भी इस बात को स्वीकार करे। इनाम तो देती है सरकार, लेकिन उसमें ये है कि जोड़े में एक दलित होना चाहिए। हाँ, नहीं दलित ऐसा है। अगर हम दलित पर आगे फिर जाति में आगे हम हाँ, सरकार ये जब तक हम दलित और ये पिछड़े और अगड़े का संबंध, मतलब आप बजाय उसको ये कहने की बजाय ये शब्द इस्तेमाल कर लो, शब्दों से कई हेरफेर है तो वहीं का वहीं जी बांध तो हमने फिर जाति में दिया। बिना किसी जाति भेद के जी आप उसके साथ व्यवहार करें। आप आर्थिक आधार तो हो सकता है जी, लेकिन जातीयता का कोई आधार नहीं। अगर आप उसका शब्द बदल के कोई इस्तेमाल करते हैं तो आप जातीयता का समर्थन ही करते हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा। बड़ा मज़ा आया मेरे को बातचीत करके, और ये खबरें अखबार में भी हमने छापी थी। हाँ, और दर्शकों को मुझे लगा कि कुछ समझ में आएगा जाति की। अच्छा, एक और लास्ट में कुछ खट्टे अनुभव कुछ जिक्र करना चाहोगे शेयर, या अच्छा अनुभव को शेयर करना चाहो? देखो, जीवन के 2 पहलू हैं, रात है तो दिन भी है। अब खट्टे मीठे अनुभव तो चलते ही हैं। लोगों को चाट पापड़ी खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, ना तो मिठाई ज़्यादा अच्छी दिन तक खा सकते आप जी, ना चटपटा ज़्यादा दिन तक खा सकते, लेकिन दोनों चलते रहे। और यहाँ क्योंकि हम रचनात्मक बात कर रहे हैं जी, कड़वे अनुभव की बात करना नेगेटिविटी होगी जी, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, कड़वे अनुभव तो चलते ही रहते हैं। जी, जब मैंने मैरिज की थी 1988 में, लोग ये कहते थे मैरिज नहीं चलेगी क्योंकि कोई तालमेल नहीं है। जो आपने बात कही, अगर मैं उसी पर जाऊं, मैं किसान परिवार से आता था। हमारे तो पशु और हम इकट्ठे रहते थे जी, मेरे ससुराल वाले सर्विस करते थे, प्रोफेसर थे, मेरी सास भी और मेरे ससुर भी पढ़े लिखे लोग थे कि ये तालमेल ही नहीं बनेगा। किसान परिवार हुआ या पंजाबी परिवार हुआ, पढ़ा लिखा परिवार हुआ, तालमेल नहीं बनेगा, ये शादी 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। आज परमात्मा की कृपा से 88 से 24 आ गया, 35-36 साल हो गए, बड़ी बढ़िया शादी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, लोग कुछ दिन के लिए मुंह चढ़ा के रहे, चढ़ाए रहे, अपने आप आगे जाएंगे कहाँ। जिसकी गाड़ी बढ़िया चलती है उसके पीछे अपने आप लोग लग जाते, चाहे कोई हो जी। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं होती। कई लोग डरा देते हैं, तो सफलता तो निश्चित है और परमात्मा की कृपा जिस पर होती है सब काम ठीक होते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और डॉक्टर विद्यार्थी जी के पास बहुत अनुभव हैं, बहुत किस्से हैं, और लगातार हम डॉक्टर साहब से रूबरू होते रहेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना। मैं आपका दोस्त कृपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्ते जी। थैंक यू, नमस्कार।